आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर का एक और नवीन अंक और मैं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। आज है 8 सितंबर, जो एक विशेष दिवस इसलिए होता है क्योंकि आज हम मनाते हैं वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, यानी विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। और ये दिवस इसलिए खास है क्योंकि इस दिन हम बात करते हैं, हम जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी कैसे लोगों के जीवन और उसके हर चरण में उसको सक्रिय, स्वतंत्र और स्वस्थ रखती है। हर साल एक विशिष्ट थीम होती है इस जो डे को मनाने की, और इस वर्ष हम हेल्दी एजिंग पर बात कर रहे हैं, जिसमें कमजोरी और गिरने से बचाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और इस विशेष अंक में विशेष गेस्ट यानी एक फिजियोथेरेपिस्ट होना तो बहुत लाजमी है। तो बिल्कुल आपके लिए हम लेकर आ गए हैं एक विशेष गेस्ट, जो कि हैं डॉक्टर आशु गुप्ता। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी में, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आशु आकाशवाणी के स्टूडियो में। नमस्कार मैडम, धन्यवाद मुझे आज यहाँ इन्वाइट करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। क्योंकि ये पूरी जो फ्रेटर्निटी है, जो फिजियोथेरेपिस्ट की वर्ल्ड वाइड, उनके लिए एक बहुत खास दिन होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो बड़ी कम्युनिटी है, जो एक हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हर क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट्स की लाइफ बेहतर बनाएं, उसमें फिजियोथेरेपी एक मेजर रोल प्ले करती है। और हम चाहेंगे कि आज इस विषय पर हम बहुत अच्छे से विस्तृत बातचीत आपके साथ करें, क्योंकि दिन विशेष है, खास है, और इस पर हम चाहेंगे हमारे वो श्रोता हमारे साथ जुड़े जो फिजियोथेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी ऑथेंटिक सोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स यहाँ है, सही समय है, और हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, हमारा व्हाट्सएप भी खुल चुका है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप सीधे जुड़िए रेडियो डॉक्टर के साथ, और अपनी जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान बिल्कुल यहीं पे आपको रोज मिलता है, तो आज भी मिलेगा। आज आप जुड़िए हमारे साथ। हमारी फोन लाइंस खुली हैं 011-2342-1080, 2342-1082। और आपको पता है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर भी होता है, जिस पर आप लिखकर भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, जो हम विशेषज्ञ से पूछेंगे आपकी समस्या, और वो जवाब देंगे, आप रेडियो पर सुन सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। तो शुरुआत कर चुके हैं प्रोग्राम की। सबसे पहले ये मेरे जहन में प्रश्न आ रहा है डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी बहुत सुनते हैं, बहुत आम शब्द है और बहुत आम एक प्रक्रिया है, जो मुझे लगता है कि हर सर्जरी के बाद तो हम सुनते हैं कि कराई ही जाती है, लेकिन आप बता रहे थे कि इनको और भी बहुत तरीके से यूज किया जाता है। थोड़ी सी यात्रा बताएं, फिजियोथेरेपी की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ हुई? देखिए, फिजियोथेरेपी वैसे तो एक मॉडर्न डे ट्रीटमेंट के बारे में की तरह जाना जाता है, लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री थोड़ी देखें तो इसका स्टार्टिंग इंडिया में ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जब ब्रिटिशर्स अपने यहाँ से अमेरिका से, लंदन से, और वहाँ अपने कुछ फिजियोथेरेपिस्ट को लेकर इंडिया आए, जो कि पोस्ट वॉर डिसेबिलिटी के लिए, जो उनको फ्रैक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जो उनको बैलेंस प्रॉब्लम थी, जो उनको एम्पुटेशन वगैरह, जो उनके हाथ पैर कटते थे, जो उनके सैनिकों के जो हाथ पैरों में चोट लग जाती है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए आए। शुरुआत यहाँ से हुई। बट इंडिया में आज़ादी के बाद हमारा जो है स्कोप धीरे धीरे बढ़ता गया। 1953 में पहला मुंबई के अंदर हमारा एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन जो है GIPMR में स्टार्ट हुआ, जो कि फर्स्ट प्रोग्राम था फिजियोथेरेपी रिलेटेड। एंड उसके बाद तो हम लोग पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे हैं, और अभी आई थिंक वी आर एवरीवेयर बेसिकली, हम हर जगह हैं। और हमारा जो रोल है वो प्रेगनेंसी से लेके एल्डरली तक हमारा रोल हर जगह फिजियोथेरेपिस्ट का रोल। तो अगर एक हॉस्पिटल में 15 डिपार्टमेंट हैं तो हमारा 15 के 15 डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट की अटैचमेंट है। वी हैव सेपरेट डिपार्टमेंट इन ईच एंड एवरी यूनिट प्रैक्टिकली। ओके जी। सो हर डिपार्टमेंट के साथ आप जुड़े, यानी कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर फिजियोथेरेपी को यूज नहीं किया जा रहा है? नहीं जी, ऐसा कोई नहीं है। और जैसे कि जागरूकता बढ़ती जा रही है, जैसे कि अवेयरनेस, और जैसे कि फिजियोथेरेपी में एडवांसमेंट होती जा रही है। आप 50 साल, आज से 60 साल पहले ये एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होता था, बट अभी हमारे पास मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी है, हमारे पास डॉक्टरेट्स इन फिजियोथेरेपी है, हमारे पास प्रैक्टिकली हर फील्ड की, हर क्षेत्र की हमारे पास स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो पीडियाट्रिक्स हो, नेफ्रोलॉजी हो, यूरोलॉजी हो, पोस्ट सर्जरी हो, गायनी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, स्पोर्ट्स इंजरीज हो, और रिहेबिलिटेशन हो।
तो हम लोग हर जगह हैं और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके हम अपने जो हमारे पेशेंट हैं उनका हम वो बेटर कर सकें। जी, आपने ये जो बताया इससे मेरी ज़रूर जानने की इच्छा हुई, और हो सकता है हमारे बहुत सारे श्रोता जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उसमें यंगस्टर्स भी होते हैं, वो इस क्षेत्र में आने के लिए आकर्षित हो रहे होंगे आपकी बात से, और कार्यक्रम के अंत तक मुझे लगता है वो काफ़ी मन भी प्रिपेयर कर लेंगे कि हाँ हमें उन क्षेत्र में जाना है। पर मैं ये चाहूँगी कि आप एक बार विस्तार से मुझे बताएं कि कैसे इस क्षेत्र में आना होता है, कैसे करना होता है। लेकिन एक श्रोता जुड़े हुए हैं तो पहले इनसे बात कर लेते हैं, फिर हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। तो जो सुनना चाहते हैं फिजियोथेरेपी क्षेत्र में कैसे आए, वो हमारे साथ जुड़े रहिए और बाकी लोग भी जुड़े रहिए। तो आइए बाबात करते हैं अपने लिसनर से। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार शालिनी जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक दो क्वेश्चन है मेरे। एक पहला सवाल ये है, जैसे अगर बर्निंग हो जाती है जी, बर्निंग के बाद चमड़ी झुलस जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो उसके लिए आप लोग इसको फिजियो में काफी हेल्प करते हैं जी। और दूसरा मेरा मेन सवाल ये है, पहले वॉशिंग मशीन, मिक्सी और अदर गाड़ियां नहीं थी तो पहले इतनी फिजियो का नाम ही सुनते थे जी। आज वही चीज जो घर में महिलाएं जो घर में अगर वो मिक्सी, वॉशिंग मशीन, ये काम मशीनों के तरीके से आ गया है, फिर उनको बीमारियां भी लग जाती है, कमर की, कंधे की, और दूसरी अदर आप भी समझते हैं। तो वही चीजें आप लोग उनसे वही करवाते हैं जो घर में उनको करनी चाहिए, पोछा मारना, मशीन पे कपड़े धोना, ये आप कितना सही मानते हैं? देखिए, जो आप कह रहे हैं, आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आंसर भी आपने खुद ही दिया है। इसमें मैं आपको दो एस्पेक्ट बताऊंगा। जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो तो हम एक बहुत छोटी सी, बहुत हमारा जो एक छोटा सा हिस्सा है उसका, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर है या घुटने का दर्द है या फिर कमर का दर्द है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा कंधा जाम हो गया, कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो फिजियोथेरेपी का रोल अदरवाइज जो है वो बहुत बहुत, देखिए जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ रही है, जैसे आपने कहा कि गाड़ी का आ रहा है, या इसमें गाड़ी और मिक्सी से ज़्यादा मैं एयर कंडीशनिंग को ज़्यादा मैं वो मानता हूँ कि जितना हम लोग बैठने से और जितना हम लोग एयर कंडीशनिंग में एक तो हमारी मांसपेशियों के जाम होने की कंडीशंस काफ़ी बढ़ जाती है उससे। तो इसलिए अब ये तो एक जैसे जैसे डेवलपिंग से डेवलप की तरफ हम जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें एंड चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग। तो उसका आपके प्रश्न अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हुए तभी आज की डेट में फिजियोथेरेपी का, एक्सरसाइज का, वॉक का, योगा का, इन सब का चलन भी बढ़ रहा है। तो आई थिंक जैसे कि पूरा सर्कल एक चक्कर लगाता है पूरा, मतलब उसमें हम लोग दोबारा उसी चीज़ पे आ रहे हैं। तो ये तो एक बट नेचुरल सी चीज़ है। बट हाँ, ये जैसे जितना सिंपल आपने बताया उतना सिंपल नहीं है। अगर हमारे पास 100 मरीज आते हैं तो 80 मरीज में 20 मरीज में तो मैं मान सकता हूँ कि 20% लोगों को कि इस टाइप से प्रॉब्लम हो, बट 80 लोगों में कोई ना कोई कारण होता है उसका। कोई चोटिल है, कोई कई बार एक्सरसाइज करते वक्त किसी को चोट लग जाती है, किसी को एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल है, किसी को बाय बर्थ है, किसी को ऑपरेशन के बाद की प्रॉब्लम है। तो जो इसका रोल है वो बहुत बड़ा है और इसका इफेक्ट उसी तरह से आता है एक्चुअली जी। और एक उन्होंने पहला जो प्रश्न पूछा था बर्निंग केसेस में, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बर्न में सबसे पहले तो किसी भी प्रॉब्लम के साथ कि उसका असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि वो बर्न का डिग्री ऑफ बर्न क्या है और उसमें हम लोग कब स्टार्ट कर सकते हैं, उसका वुंड कितना हील हो गया है। तो उसके हिसाब से फिजियोथेरेपी का स्कार हीलिंग में, जॉइंट मोबिलिटी बढ़ाने में उसका फिजियोथेरेपिस्ट का रोल और फिजियोथेरेपी की जो गाइडेंस है वो काफ़ी मदद करती है उसके अंदर। पर उससे पहले असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जिंदगी का सफ़र सुहाना है, कल क्या हो किसने जाना है, पर अगर हम आज पूरी तरह से तैयार हैं तो हम अपना कल सुधार सकते हैं। और यही विषय है हमारा आज का, क्योंकि हम फिजियोथेरेपी पे बात कर रहे हैं और खासतौर पर हेल्दी एजिंग पर। तो अगर हम आज ध्यान रखें तो शायद हम अपने कल को सुधार सकते हैं। हमारे कुछ श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार सब 80 साल उम्र है हमारी जी। घुटनों में और हाथ कांपने लग गया है, तो इसके क्या करना चाहिए? सब अस्पताल में जो वर्जिश है सब करा रहे हैं मगर वो ठीक नहीं है। 30 साल से हमें जो अस्पताल से दवाई मिल रही है वो दर्द की गोली और ट्यूब और गैस की गोली, बस कोई दूसरा इलाज हुआ ही नहीं आज तक। सर देखिए, पहली बात तो आपका मैं बहुत मुबारक करूंगा कि आपका जो एज है और हमारा जो आज का थीम है वो दोनों मैच कर रहे हैं। और अभी जो आपने बताया घुटनों का दर्द और हाथों में कंपन, ये कई बार एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप इसको ये डायग्नोस करने की कोशिश करिए कि क्या इसका कोई न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, क्या कोई ये नसों की प्रॉब्लम तो नहीं है, या ये ऑर्थोपेडिक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो उसके हिसाब से हमारा जो ट्रीटमेंट, हमारा जो एक्सरसाइज का प्रोग्राम है वो
वेरी कर जाएगा। दूसरी बात जो आपने बोला कि ठीक होने का, हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं मैनेजमेंट, कि किस तरह आप अपनी प्रेजेंट प्रॉब्लम के साथ एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप अपना एक रूटीन बनाइए। आपको बार बार अस्पताल जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको जो एक्सरसाइज रूटीन बनाया गया है उसको आप दिन में 2 या 3 बार अपने से करिए उसको, और कोशिश ये करिए जिस काम में आपको दिक्कत ज़्यादा होती है उसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। बाकी एक सिंपल एक्सरसाइज प्रोग्राम और जो आपके उठने बैठने का तरीका है, और जो आपका थोड़ा सैर ज़रूर इन्वॉल्व करिए। और अगर आप बाहर सैर करने जाते हैं, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा कंपन आ रही है, तो हम एक स्टिक या हम एक कोई बैलेंस के लिए भी कुछ एक वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंपल एक्सरसाइज प्रोग्राम, अपना उठने बैठने का तरीका, खान पान का तरीका, दवाइयों का मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, वो आप अपने फिजिशियन से या उनसे कंसल्ट करके आप अपना कर सकते हैं। बट इसके हिसाब से आप जो आपने बताया उस प्रॉब्लम के साथ आप एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए। और एक और लिसनर हमारे साथ। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। जी, मेरा ये पूछना है कि फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में क्या अंतर है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये कहना है कि अगर कंधे में दर्द है या कमर में दर्द या घुटनों में दर्द है, कहते हैं कि फिजियोथेरेपी ज्यादा कराने से हड्डियों में नमी आ जाती है, तो क्या ये ठीक है या गलत है? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ने सुन लिए आपके प्रश्न। और डॉक्टर साहब शॉर्ट में, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें रिलेट होती हैं। देखिए, पहली बात तो मैं रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज वो हमारी दे आर टोटली डिफरेंट फील्ड, वो बिल्कुल डिफरेंट क्षेत्र हैं। दूसरी बात, जो कमर में दर्द और जो हड्डी में नमी, ये हम लोगों का आई थिंक ये एक गलत मिसनोमर है बेसिकली। ये अगर आप एक लिमिट के अंदर, आप हर एज के हिसाब से हमारा एक्सरसाइज का प्रोग्राम, जहाँ पर कि हमारा रोल आता है कि एक एक्सरसाइज का स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है। अगर आपको कोई चीज़ 2 बारी या 5 बारी या 10 बारी करने को बताई गई है, तो आप उसको, जैसे हम अगर 50 साल की एज में हमारी जो डाइट है या 30 साल की एज में जो डाइट है वो अलग होती है, 50 साल की उम्र में अलग होती है, 80 साल की उम्र में अलग होती है, तो उसी हिसाब से हम लोगों का एक्सरसाइज का प्रोग्राम हम लोग अलग अलग एज के और प्रॉब्लम के हिसाब से बनाते हैं। बाकी जो हड्डियों में नमी का, वो बिल्कुल एक गलत आपको किसी से जिसने भी बताया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी सिंपल एक्सरसाइज करिए, उठने बैठने का ध्यान रखिए, आप एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि गलत चीज़ें भी कई बार सर्कुलेट होती हैं, और इसीलिए हमें ये कार्यक्रम करना पड़ता है कि आप जैसे लोग आएँ और उन्हें बताएं कि ये मिथ्स हैं और ये गलत चीज़ें हैं, इस पर ना जाएं। तो मुझे लगता है आज बहुत सारी मिथ्स भी ब्रेक होनी चाहिए। लेकिन एक जो आप अभी बता रहे थे, उससे कुछ मिलता जुलता सा प्रश्न आया है व्हाट्सएप के माध्यम से। 26 साल के हैं, विजयपुरा कर्नाटका से हमारे ये श्रोता हैं। इन्होंने नाम सागर लिखा है अपना, और उन्होंने लिखा है कि पहली बात तो मैं जानना चाहता हूँ फिजियोथेरेपी में एग्जैक्टली क्या क्या आता है, और सेकंड जो अभी आप बता रहे थे उससे रिलेटेड है कि क्या प्रिकॉशन फिजियोथेरेपिस्ट को लेना चाहिए और पेशेंट को लेना चाहिए जिससे थेरेपी सही हो। तो जैसे आप कह रहे थे ना, जैसा पहले मैं सेकंड वाला क्वेश्चन लेता हूँ मैम आपका, जो कि उनके अग्रवाल जी के क्वेश्चन का भी आंसर उसमें आएगा। हाँ जी। कि सबसे पहले तो जब आप एक किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास या जब आप किसी भी प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं, तो आप एक शॉर्टकट ट्रीटमेंट पे मत जाइए, क्योंकि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर मैनी थिंग्स। अगर आपको कोई भी ये कहता है कि अगर हमें आपको बताया कि किसी एक्सरसाइज के 20 रेपिटेशन कर रहे हैं और आपको लगता है और 6 हफ्ते तक करने हैं, तो कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, जी क्या हम 100 रेपिटेशन करके 2 हफ्ते में ठीक हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो आपको बताया जा रहा है, आप प्लीज़ स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करिए। आप जल्दबाजी के चक्कर में हम नुकसान ज़्यादा कर सकते हैं अपना। दूसरी बात, अगर आपको कहीं भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स, आजकल मोबाइल पे बहुत ज़्यादा रील्स चलती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स चलती हैं कि 2 हफ्ते में घुटनों का दर्द गायब, या कुछ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं, तो उसकी पहले जाने से पहले आप उनकी एक बारी जांच अवश्य कर लें। क्योंकि कई बारी अगर 5 आदमियों को कमर में या घुटने का दर्द है, तो हो सकता है कि 5 का कारण अलग अलग हो। तो जब तक हमारे पास ठीक डायग्नोसिस नहीं है, जब तक हमारे पास ठीक एक हमारे हाथ में कि एग्जैक्टली आपकी उठने बैठने की वजह से है, आपकी कोई हड्डी के अंदर प्रॉब्लम आई है, आपकी हड्डी घिस गई है या आपकी कोई नस दब रही है, जब तक हमारा डायग्नोसिस ठीक नहीं है, तो ट्रीटमेंट शायद उस तरह से कारगर साबित नहीं होगा। उसके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप आजकल जितने भी बड़े छोटे प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उन सब में फिजियोथेरेपी या भौतिक चिकित्सा के बड़े और छोटे विभाग बने हुए हैं। तो आप वहाँ जाइए अपनी प्रॉब्लम के साथ, आप अच्छे फिजियोथेरेपी से अपना असेसमेंट कराइए, फिर वो आपको एक कस्टमाइज प्रोग्राम बना के देंगे आपका। उसको आप जहाँ भी आप रहते हैं उसके आसपास आप फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद आपको फिर 1 मंथ या जितना भी आपको जैसे बुलाया जाए, 2 हफ्ते में या 1 महीने के अंदर या 6 हफ्ते बाद, तो आप उसके हिसाब से फॉलो अप कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, क्या फोन पे या ऑनलाइन भी सुविधा ली जा सकती है फिजियोथेरेपी की? मैडम, ये फोन पे एंड ऑनलाइन हमारा एक्चुअली व्हेन वी से फिजियोथेरेपी इट मींस पर्सनल टच। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग प्रेफर यही करते हैं कि हम लोग फिजिकली पेशेंट को एग्जामिन कर लें। बट पोस्ट कोविड एरा में ये देखा गया ड्यूरिंग कोविड टाइम्स ऑल्सो कि कुछ लोग ऐसे थे, कुछ कंडीशंस ऐसी थी, तो कई जगह पर हमने टेली मेडिसिन और ऑनलाइन भी स्टार्ट किया है। बट उससे वो एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट हो सकता है। तो हमारा ये रहता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ आपको बताई जा रही है तो या तो आप उनसे वीडियो कॉल पे ले लें या आप उनको, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप कोशिश ये करिए कि आप जाकर पर्सनली अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ जाकर मिलिए, ताकि आपको एक बेहतर इलाज का उपलब्ध कराया जा सके। जितना अच्छा असेसमेंट होने के बाद वो बता पाएंगे, वो वैसे नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और एक श्रोता वेट कर रहे हैं अपनी बारी की, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, चिरौड़ी लोनी जिला। हाँ जी, बताएं आपका प्रश्न क्या है? नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि सर्वाइकल वगैरह हो जाता है गर्दन में, हाथ में, थोड़ी पीठ में दर्द हो जाता है, तो इसमें फिजियोथेरेपी का क्या उपाय है? देखिए, ये जो एक तो हम लोग जो वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, जो आपने सर्वाइकल वर्ड यूज़ किया, सर्वाइकल नाम की ऐसा कोई बीमारी नहीं होती। जो हमारी गर्दन को है उसको हम साइंटिफिक वर्ड में सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। तो गर्दन में दर्द को बोलना कि सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल तो सबके पास ही है। तो इसलिए ये मेनली जो गर्दन के दर्द है इसके कई कारण होते हैं। जैसे आजकल हम लोग जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जो यंगर जनरेशन है, या जो लोग बहुत देर तक बच्चे बैठ के गलत पोस्चर में पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी का आजकल हम देख रहे हैं हमारे जो डॉक्टर हैं, जो सर्जन्स हैं स्पेशली, जो ओटी में 5-5, 6-6 घंटे काम करते हैं, 10-10 घंटे तक, तो उनकी टेंडेंसी रहती है कि गर्दन में दर्द होने की। और गर्दन में दर्द और पोस्चर का अगर सही समय पर इलाज ना कराया जाए, अगर सही समय पर एक्सरसाइज और उनका पोस्चर करेक्शन ना कराया जाए, तो फिर वो आगे चल के हाथ में भी दर्द आ जाता है, फिर वो डिस्क की प्रॉब्लम होने की टेंडेंसी रहती है। और कई बार ये देखा गया है कि वो नियर टू परमानेंट हो जाता है, तो उसमें फिर ठीक होने में हमें उतना ही टाइम लगता है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर कभी भी आपको गर्दन, किसी को भी अगर गर्दन में दर्द, या कि अगर लग रहा है हमें कि 2-4-6 दिन या हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, तो उसका एक बार ज़रूर आप किसी को कंसल्ट करिए। उसके हिसाब से आपको जो भी बताया जाए, बिकॉज एज वी से ऑलवेज विद ऑल दी प्रॉब्लम्स अर्ली इंटरवेंशन इज़ ऑलवेज गुड। सो आप उसको फॉलो करिए तो आप उसमें से निकल जाएंगे। आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, उनसे एक बार असेसमेंट के बाद वो आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हमारा रोल एक बहुत जो आता है वो ये है कि क्या नहीं करना है। क्योंकि क्या करना है शायद काफ़ी लोग बता देते हैं आपको, आजकल मोबाइल पे भी, गूगल पे भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है, बट कई बार क्या नहीं करना है, और वो भी आपके केस को असेसमेंट करने के बाद, शायद वो ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब, जब आप बता रहे थे तो मेरे भी जहन में एक बात आ रही थी कि कई बार कंसल्टेशन जो है, हम लोग कहते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करना है, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना है, पर आजकल के जो हम ज़माना देख रहे हैं, लोग फ़ोन पे कंसल्टेशन ले रहे हैं या रील्स देख के कंसल्ट कर रहे हैं, या किसी दूसरे के घर में गए, उसका देखा ये इलाज चल रहा है तो बातों बातों में अच्छा मैं भी ये कर लूँ। कहाँ तक सही होता है किसी दूसरे को देखा कि मैं इसके लिए हमेशा मैं एक ना अपने लोगों को ये बोलता हूँ कि मुझे दिल्ली के अंदर स्पेशली, या मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, कि मैं यही बोलता हूँ कि हमारे यहाँ पे हर आदमी डॉक्टर है, बट प्रॉब्लम किसी दूसरे की होनी चाहिए। तो अपनी प्रॉब्लम जब आती है तो हम लोग दूसरों की तरफ देखते हैं। तो इसमें मैं अगेन एक यही चीज कहूंगा कि अगर 2-3 लोग हैं जिनको की सेम प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि कारण अलग अलग हो। तो कई बार हम लोग दूसरे को फॉलो करने के चक्कर में हम लोग अपना नुकसान ज़्यादा करा लेते हैं बजाय कि ठीक होने से। तो उसके लिए अगेन मेरी एक रिक्वेस्ट और एक एडवाइस यही रहेगी कि सबसे पहले उसका डायग्नोसिस, उसकी जानकारी की किस कारण से है वो, उसके बाद हम उसको, अगर उसका एक कस्टमाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम करेंगे तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बेटर रहेगा। जी, हमारे एक और श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं? हाँ, सबसे पहले तो शालीन तो भाई नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताएं, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और डॉक्टर अश्विन को भी नमस्कार। नमस्कार जी। राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ जी। तो डॉक्टर साहब, मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा है कि फिजियोथेरेपी के क्या साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं या होते हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा है कि मुझे 2004 से हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, पेन है। ये जो आपकी बैकबोन है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हिप जॉइंट है इसमें प्रॉब्लम है, मुझे बहुत पेन होता है मुझे। और खासतौर से मैं आगे तरफ अगर बैंड होता हूँ
तो बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत हो रही है। पीछे की तरफ फोल्ड होता हूँ तो मुझे आराम मिलता है। सेम चीज नेक में भी, पर नेक से बाएं तरफ है। अब मैं ज्यादा ये चाह रहा हूँ, ये जब मैं कुछ खट्टा खाता हूँ, चटपटा खाता हूँ या दही खाता हूँ तो सर्दी के दिनों में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अब ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है या रिमोटोलिस आर्थराइटिस हो सकता है, या फिर ये मेरे लिगामेंट्स है और जॉइंट्स है, इनमें गैप आ गया है, ग्रीस खत्म हो गई है। तो आप अपनी उम्र भी बता दीजिए डॉक्टर साहब को, राजेंद्र जी। 48 रनिंग। 48 डॉक्टर साहब बताएं जी। आप मैं जानना चाहूंगा आप किस टाइप का काम करते हैं? सर यही मेरी बड़ी बदकिस्मती है कि सर मैं सिर्फ अनाज कनस्तर खाली कर रहा हूँ और खटियाएं तोड़ता हूँ। सर बेड रेस्ट पे हूँ। मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम भी है, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम भी है, लीवर गेट की प्रॉब्लम भी है और इससे से बताली की प्रॉब्लम भी, आंखों की भी है, कानों की है, दांतों की भी। क्या करूँ? देखिए, इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपने जो साइड इफ़ेक्ट्स की बात की, जैसे कि किसी भी दवाई के, जैसे कि किसी भी चीज़ को, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड दैट वी से। तो जब तक, अगर हमारे पास कई बार पेशेंट आते हैं कि जी आपने 2 साल पहले मना किया था किसी ने हमें कि आपको आगे नहीं झुकना है, तो हम अभी तक नहीं झुक रहे हैं। तो जो हमने बताया है वो एक 4 से 6 हफ्ते का प्रोग्राम हो सकता है। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म तक कोई भी चीज़ नहीं करेंगे तो हम उसको, एक वर्ड होता है मिसयूज़ एंड डिसयूज़। तो अगर हमें, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से रेगुलर टच में रहिए और उसको जितना बताया गया है, मैं दोबारा उसी, हमने पहले भी इस प्रोग्राम में बात की कि जितना बताया गया है उसको आप उसी तरह से ही लीजिए। अगर हम उसको ज़्यादा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कर लेंगे, जैसे हम पूरे दिन का खाना एक बारी में नहीं खा सकते, वैसे हम पूरे दिन की एक्सरसाइज या पूरे हफ्ते की एक्सरसाइज एक बारी में नहीं कर सकते। तो उसको आप, जो आपको कस्टमाइज प्रोग्राम की 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर में या साथ में वॉक करिए, और तो उस हिसाब से आपका बेटर होगा। सेकंड थिंग, जो आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, आई थिंक आपकी प्रॉब्लम में अभी, अगर आपकी प्रॉब्लम 20 साल से है और आपको अभी तक ये नहीं पता लगा है, तो सबसे पहले आप किसी रोमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक्स को मिलिए और आप अपना पहले प्रोग्राम, अपना वो डायग्नोज कराइए प्रॉपर कि हिप जॉइंट का, अगर उनको कोई MRI या कोई ब्लड टेस्ट का ज़रूरत है, उसके हिसाब से आपका एक दवाई का और एक कस्टमाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम बनेगा। और मेरा एक और सजेशन है आपको कि आप अपना जो मैट्रेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसका भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने बताया बेड रेस्ट पे हो, तो कई बार एक अच्छा मैट्रेस का होना भी, वी कॉल इट एज ए फर्म मैट्रेस। उसके अगर मैट्रेस बहुत गद्देदार है, मैट्रेस बहुत हार्ड है, तो वो दोनों ही हमारी कमर में दर्द का या उसका कारण हो सकता है। तो आप एक मैट्रेस अपना चेक करिए और एक किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करके उसके बाद आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए और वो आपकी मदद करेंगे जैसे भी होगा। धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेकर वापस आएंगे। आप हमसे पूछते रहिए, हमारे रेडियो डॉक्टर से प्रश्न करिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर आशु गुप्ता। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, आप हैं रेडियो डॉक्टर में। आज हमारे साथ हमारे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर आशु गुप्ता, और हमारे एक श्रोता हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी मैडम जी, नमस्कार। जी जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैं गांव कुकनी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। संजीव कुमार मेरा नाम है और ईमेल भी भेजता हूँ आपके प्रोग्राम में। इसमें जी बताएं, अपना प्रश्न कर लें संजीव जी। प्रश्न ये है जी कि एक तो 23 साल पहले 2009 में ना मुझे घुटने में काफी चोट लगी थी। उस टाइम तो मालिश वगैरह करवाई, पर लेकिन अब मैं 2-3 साल से ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यहाँ जो करनाल कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MRI कराए उन्होंने, तो बोलते हैं कि अंदर से टूट रहा है आपको गोड्डा। मैं एम्स नई दिल्ली में गया, पर लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने बाहर से दवाइयाँ लिखी, वो मैं ले नहीं सका था। अब तो सर एक तो ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे गर्दन में भी परेशानी है, यानी गर्दन घुमाने में या सीधी रखने में। तो वो यहाँ गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड पर सर मुफ्त में मिलती है दवाई, स्पोर्ट इंजरी सेंटर है सर। देखिए, इसमें पहली बात तो दवाई का बहुत ज़्यादा रोल नहीं। आपकी उम्र कितनी बताई आपने? ये 43 ईयर्स है सर। 43 ईयर्स है, अभी तो आपकी उम्र बहुत यंग है। तो आप अपनी गर्दन के लिए तो सबसे पहले कोई बहुत ज़्यादा वजन वाला काम मत करिए, और थोड़ी एक्सरसाइज जो होती है मांसपेशियों की ताकत की, उसका दिन प्रतिदिन करिए, और थोड़ा अपना पोस्चर का ध्यान रखिए। जहाँ तक रही घुटने की बात, उसके लिए उसमें भी दवाइयों का कोई रोल नहीं है। अगर तो उसमें लिगामेंट या उसका मेनिस्कस का ज़्यादा कोई टियर है तो उसका इलाज फिर सर्जरी करा के ही आएगा। अगर उसमें कम है तो उसमें आप 4 से 6 हफ्ते का एक्सरसाइज का प्रोग्राम कहीं से सीख लीजिए। उसको आप घर में जैसे बताया जाएगा उस हिसाब से करिए। थोड़ा गर्म ठंडे पानी का सिकाई करिए, तो उसमें आपकी मांसपेशियों में ताकत भी आएगी, आपको चलने फिरने में भी आराम आएगा। लेकिन आप इसको बीच में मत छोड़िए। और मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि दवाइयों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, तो आप पहले उसको डायग्नोज करा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि पहले हम जाने हेल्दी एजिंग किसे कहते हैं। हेल्दी एजिंग मैडम, हेल्दी एजिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्दी एजिंग, इट गोज बियॉन्ड गेटिंग ओल्ड एक्चुअली. So it's more of a frame of mind. Achha. So when we say as a physiotherapist, we add life to years basically. So it's not just about getting old. It is just about enjoying your life. You can enjoy your life at 80 also, 85 also, provided you are fit as per your age, provided you are, आपका जो बैलेंस है, आपका जो चलने फिरने का है, आपकी जो मांसपेशियों में इतनी ताकत है कि आप उसको, तो इट इज़ अबाउट बियॉन्ड दिस थिंग बेसिकली, हाउ यू कैन लीव ए हेल्दी लाइफ एट वंस यू आर सो कॉल्ड ओल्ड दैट वे. जी, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न हमारे पास उन लोगों के भी आए डॉक्टर साहब जो 40s में, अर्ली 40s में हैं और काफ़ी सारी उनको प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसा आप बता रहे हैं, इवन 80s 90s इज नॉट age where you can't enjoy your life. Yeah, it's just a number. तो आप ये कार्यक्रम सुनते रहिए, बहुत सारी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचेगी जो ज़रूरी है जानना कि किस तरह से आप हेल्दी एजिंग कर सकते हैं. और बहुत सारे मैसेजेस भी हमारे पास आए हुए हैं. एक बात मैडम मैं इसमें और बोलना चाहूँगा कि जब हम हेल्दी एजिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारे 2-3 पैरामीटर्स हैं जिसका कि हम लोग कहते हैं कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनका वो ध्यान रखें. पहली बात तो है कि स्टेइंग फिजिकली एक्टिव, उसके लिए एक बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम रखें वो अपना, थोड़ा बेसिक जैसे हम व्यायाम या वर्जिश बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के लिए थोड़ा सा. उस एज में आने के बाद एक वॉक बहुत ज़रूरी है जो कि हम हर जगह हर टाइम कर सकते हैं. तो सुबह दोपहर शाम या जैसा भी आपका एनवायरनमेंट और सिस्टम अलाउ करता है, 10 से 15 से 20 मिनट वो आपके जोड़ों के दर्द के लिए, आपकी मांसपेशियों के लिए, विटामिन डी के लिए वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा. थोड़ा अगर आप नीचे बैठ सकते हैं या बेड के ऊपर थोड़ा योगा की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट की कंसल्टेशन से, जिसमें कि हम ये बताएंगे कि क्या नहीं करना है, क्योंकि उस एज में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको क्या नहीं करना है. और तीसरा हम इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, क्योंकि एज वी ग्रो ओल्ड तो हमारा लंग्स की कैपेसिटी कम होने लगती है, हमारा चलने में हमें सांस चढ़ने लगता है. तो एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इन फॉर्म ऑफ प्राणायाम या बाकी जो कर सकते हैं तो उससे हमें काफ़ी सहायता मिल सकती है. दूसरा एस्पेक्ट जो हम लोग थोड़ा सा एजिंग हेल्दी एजिंग में लेके चलते हैं वो है कि आपका फॉल प्रिवेंशन. सबसे ज़्यादा देखा गया है कि एक एज में आने के बाद सबसे डर लगता है लोगों को कि हम कहीं गिर ना जाएं, कि चोट लग जाएगी. इसी कारण से कई बार वो वॉक नहीं करते. जी. तो सबसे पहले तो मैंने जैसे शुरू में बताया था कि एक अगर आपको कोई दिक्कत है चलने में, आपको बैलेंस का इशू है, तो एक वॉकिंग एड जो भी आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है, चाहे वो वॉकर है चाहे वो स्टिक है, उसको आप लेने में शर्माएं ना, उसके साथ आप वॉक करिए तो आप प्रिवेंशन से बच सकते हैं. दूसरा ये है कि जो हम बाथरूम में जाते हैं, काफ़ी हमने देखा है काफ़ी जो बुजुर्ग हैं वो बाथरूम में चोटिल हो जाते हैं जिसके कारण उनकी कूल्हे की हड्डी के टूटने की संभावना रहती है. तो हम एंटी स्किडिंग टाइल्स या एंटी स्किडिंग मैट्स यूज़ कर सकते हैं. हम अपने टॉयलेट की हाइट को रेज कर सकते हैं. हम वहाँ पर चेयर का, नहाने के लिए चेयर का और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. हम अपना जो हमारा सोफ़ा है या जो हम बेड पे यूज़ कर रहे हैं उसकी हाइट को भी हम चेक कर सकते हैं. तो ये छोटी छोटी सावधानियों को इंजरी प्रिवेंशन को कर सकते हैं. जी. और एक और इस बीच में हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं. फिर मैसेजेस बहुत हैं, इसके बाद हम कोशिश करेंगे मैसेज को भी इंक्लूड करें. हेलो जी. हाँ, मेरा नाम रमन है जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार जी. सर मेरा ना दिक्कत क्या है, वैसे मेरी एज 55 है, मेरी लाइफस्टाइल तो एक्टिव है, बट मेरा जो राइट आर्म मीन्स मेरे शोल्डर से लेकर अपने एल्बो तक वो कभी कभी सर एकदम सीवियर पेन होता है. मैं जो एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे ऐसा लगता है जैसे बहुत जबरदस्त पेन हो रहा है, और बाकी कहीं पे भी नहीं है, और इसी में होता है, और वो भी किसी टाइमिंग कुछ नहीं है सर, कभी भी हो जाता है वो. जैसा कि आप बता रहे हैं तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक छोटी इंजरी हुई हो उसमें, किसी कोई सामान उठाने के टाइम, या अगर आप कोई गेम खेलते हैं, या कई बार हम रूटीन में ही अगर हम कोई हाथ को भी अगर वो कर रहे हैं तो उसमें शोल्डर में कई बार छोटी इंजरी होने के चांसेस हैं, जो कि हमारा रोटेटर कफ होता है या कोई लिगामेंट में स्ट्रेन या स्प्रेन आ जाता है. तो क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कभी कभी होता है, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से या कोई एक ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करके आप पहले उसका कारण की पता करिए, उसके बाद एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्रोग्राम आप ले लीजिए. इस जो अभी आपकी प्रॉब्लम है इसमें अगर आप इलाज करा लेंगे तो आप बहुत जल्दी इससे बाहर निकल जाएंगे. अगर इसको हम लेट करेंगे तो ये छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है.
चलिए रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको सही जवाब मिल गया। हमारे पास मैसेजेस भी बहुत हैं, ये मैसेज लेते हैं, 2-3 मैसेज लेते हैं, फिर एक गीत सुनेंगे। और सुमित जी लिख रहे हैं, 32 साल के हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था 1 साल पहले, और जिसके कारण मेरे लेफ्ट हैंड और लेग में पार्शियल पैरालिसिस हुआ, और मैंने फिजियोथेरेपी ली है 5-6 महीने, पर अब हाथ तो ठीक हो गया है, पर लेग अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मैं भाग नहीं पाता हूँ। क्या ये ठीक होगा या ऐसे ही रहेगा, और कितना समय लगेगा? देखिए, जैसे आपने बताया आपकी एज अभी हमारे फेवर में है, तो जितना हम यंग रहते हैं उतना ब्रेन स्ट्रोक की रिकवरी के चांसेस बेटर रहते हैं। और आपका वैसे भी पार्शियल था, तो इसमें हम लोग नियरली 100% रिकवरी की चांसेस देखते हैं। लेकिन भागने का जो प्रश्न है, उससे पहले कि कितना आप सही चल पा रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो भागने से पहले हम लोग अगर मुझे नहीं पता आप अभी किस स्टेज पे हैं, पहले खड़े होने का हम लोग बैलेंस की ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सपोर्ट के साथ वॉकिंग की ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद फास्ट वॉकिंग की ट्रेनिंग होती है, साथ में अगर कंडीशन अलाउ करती है हम थोड़ा साइकिलिंग वगैरह भी ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद फिर भागने का वो आता है। तो आपने अगर 5-6 महीने फिजियोथेरेपी कराई है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप हफ्ते में 1 या 2 दिन फिर भी सेशन कंटिन्यू रखिए, और जो आपको बताया जाए उसको आप अपने आप फॉलो करिए, और दिन में 2 या 3 बार अपना हाफ आवर का प्रोग्राम बनाइए। उसके साथ आप शीघ्र ही बेहतर कर पाएंगे। जी, हमारी तरफ से शुभकामनाएं सुमित जी, आप जल्दी ठीक हों। और प्रकाश चंद्र जी लिख रहे हैं रोहिणी दिल्ली से, फ्रोजन शोल्डर की अगर समस्या होती है तो वो फिजियोथेरेपी में कितने दिन में ठीक होती है अगर हम रेगुलर कराएं तो? देखिए, फ्रोजन शोल्डर एक अपने आप में बहुत ब्रॉड टर्म है एक्चुअली। तो आपकी अभी क्या स्टेज है, अभी पेनफुल है या अभी आपका ऑलरेडी स्टिफ हो चुका है, तो पहले एक असेसमेंट के बाद ही उसमें हम आपको बता पाएंगे एग्जैक्ट। ये हमारा फ्रोजन शोल्डर का है, कितना पुराना है उस हिसाब से 3 हफ्ते से 3 महीने तक इसमें लग जाते हैं। लेकिन कितनी एज है, अगर आप डायबिटिक हैं या नहीं है, या कितना आप फॉलो कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपका एग्जैक्टली बताया जा सकेगा। पर फ्रोजन शोल्डर अगर आप ढंग से ट्रीटमेंट लेते हैं तो 100% रिकवरी है उसकी। तो डॉक्टर साहब, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे एज हो गया या कोई और कोमॉर्बिडिटीज हैं? एज है, ओबिसिटी है, हाँ। आपका पोस्चर है, अच्छा, आपका लाइफस्टाइल है, आपका सोने का उठने का है आपका। अगर हम बहुत ज़्यादा अपना बॉडी अब्यूज़, अगर हमारा बॉडी, मैं हमेशा ये मानकर चलता हूँ कि हमारी बॉडी हमेशा हमें सिग्नल देती है। जैसे हमारे पहले कॉलर ने बताया कि अभी कभी पेन हो रहा है, वैसे तो अगर हम उस स्टेज पे अपने को चेक कर लेते तो हमारा रिकवरी होने के चांसेस। लेकिन कई बारी किसी ना किसी कारण से, कई बार बिजी होने के कारण, कई बार प्रायोरिटीज अलग हो जाती हैं, हम अपना ध्यान खुद नहीं रख पाते हैं जब तक कि वो प्रॉब्लम हमारे डे टू डे लाइफ में दिक्कत नहीं स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए आप सबसे पहले उसको डायग्नोज कराइए, एक एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाइए, और फिर कई बार जो आपको प्रोग्राम बताया गया, कई बार लोग सोचते हैं हॉस्पिटल गए, डॉक्टर के पास मिले, दवाई खाई, ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारी जो मेनली जो फिजियोथेरेपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी पेशेंस भी चेक करती हैं, वो हमें मेहनत भी करनी पड़ती है, और कई बार फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाती हैं। तो इसलिए अपना धैर्य बनाए रखें, और एक टिपिकल रूटीन जो आपको बताया गया उसको आप फॉलो करिए, तो 9 आउट ऑफ 10 केसेस में रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंगली मिल जाते हैं। जी, मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे श्रोता हमें मैसेज कर चुके हैं, अपनी अलग अलग समस्याएं लिख रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कितने दिन में ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो ये आपको जाकर मिलना पड़ेगा और अपनी कंडीशन डॉक्टर के साथ शेयर करनी होगी, तब पता चलेगा। ये लिख रहे हैं सतीश कुमार, इनकी उम्र 64 ईयर्स है, रोहिणी में रहते हैं, कि डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरी कमर में दर्द रहता है, हिप्स से दर्द नीचे की तरफ जाता है, क्या मुझे फिजियोथेरेपी कराने से रिलीफ मिलेगा? आप मुझे सलाह दीजिए। इन्होंने अपनी एज बताई है जी, 64 ईयर्स। देखिए, आप अभी कुछ काम कर रहे हैं, या आपका वेट कितना है, आपकी फिजिकल मोबिलिटी कितनी है, आपका जो दिनचर्या क्या है, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। आफ्टर 60 मेरा ये पर्सनली मानना है, और आप भी एग्री करेंगे, एक डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार नसों में सिकुड़न आ जाती है 65 के अराउंड, जिसे हम स्टेनोसिस बोलते हैं। तो अगेन उसी में कि अगर आपको वो प्रॉब्लम आई है तो उसका एक्सरसाइज प्रोग्राम अलग बनेगा। अगर आपको सिर्फ बैक पेन है जो कि कुछ ही दिन से स्टार्ट हुआ है, तो उसका डेफिनेटली फिजियोथेरेपी में आपको मदद मिलेगी, बट कितनी मिलेगी और कितना टाइम लगेगा वो हम एक बारी आपको चेक करने के बाद या एक बार डायग्नोस करने के बाद ही बता पाएंगे। जी, इसमें हमारा एक और जो मेन फैक्टर है हमारा वेट, कि अगर हम बहुत ओबीज हैं या हम बहुत इनएक्टिव हैं
तो उसमें कई बार प्रॉब्लम जो है ठीक होने में काफ़ी टाइम ले लेती है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर। हमें पता है कि हम कमाल हैं क्योंकि हमारे श्रोता हमें पसंद करते हैं, प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। और हाँ, कमाल तो इस बात का है कि आप रोज जुड़ते हैं पर नए नए सवाल हमसे करते रहते हैं, और हमारी भी कोशिश ये होती है कि हर सवाल का सटीक जवाब आप तक पहुंचे। और यही कोशिश आज के इस कार्यक्रम में भी रही। हमारे साथ हमारे श्रोता भी जुड़े और हमारे डॉक्टर भी रहे। अभी कुछ समय और बाकी है, कुछ हमारे प्रश्न भी हमारे साथ हमारे श्रोता भी जुड़े हुए हैं। तो आइए मैसेजेस जो अभी छूट गए हैं हमारे श्रोताओं के, उनको हम लेते चले। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 50+ है और मैं मेरठ में रहता हूँ। संजय मेरा नाम है। मेरी टेल बोन में दर्द होने लगा है कुछ समय से। ठंडा खाने से ये बढ़ जाता है और मैं जब बैठता हूँ या बाइक चलाता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है। क्या फिजियोथेरेपी हेल्प कर सकती है डॉक्टर साहब इन्हें? देखिए, टेल बोन के दर्द के कई कारण हो सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा अगर आप ज़्यादा देर तक बैठ रहे हैं या अगर आप ज़्यादा देर तक 2 व्हीलर का ड्राइव कर रहे हैं, या जहां आप रहते हैं वहां की सड़कों की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, या अगर आप पीछे कभी पास्ट में कभी आप गिरे हैं, तो उसके कारणों से टेल बोन में दर्द होने की टेंडेंसी रहती है। तो उसमें हम लोगों के पास डेफिनेटली इलाज है। एक सिट्स बाथ का ट्रीटमेंट होता है, वो आप अपने आसपास किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके पूछिए। और दूसरा, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप करिए। और तीसरा, 2 व्हीलर की जगह मैं कहूँगा जहाँ हो सकता है वॉक करिए। 2 व्हीलर को थोड़ा आप ब्रेक करिए बीच बीच में, जहाँ बहुत आवश्यक हो वहाँ चलाइए। जहाँ पे लगता है कि वॉक करके जा सकते हैं तो उससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम आज हेल्दी एजिंग पर ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ श्रोता जो है हमें ऐसा भी लिख रहे हैं कि इस एज में जैसे उम्र बढ़ती है तो बीमारियां भी बढ़ती हैं, ये सब हम जानते हैं। किसी को कोमॉर्बिडिटीज है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है। तो ऐसे ही हमारे श्रोता कुछ मैसेज कर रहे हैं उन्हें कि अगर हमें कोई बीमारी है, जैसे केडी त्रिपाठी जी लिख रहे हैं रांची से, 78 ईयर्स के हैं, कि मुझे हाई बीपी है, मेडिसिन ले रहा हूँ, तो मुझे लोअर बैक पेन है, तो क्या ये मेडिसिन के कारण है? और अगर है तो क्या फिजियोथेरेपी साथ साथ कराऊं मैं? देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया कि 78 की एज में हमें पेन को मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि पेन बिल्कुल ठीक हो जाए तो शायद ठीक नहीं होगा। आप अपने उठने बैठने का, अपना जो आपकी दिनचर्या है उसमें वॉक का, थोड़ी एक्सरसाइजेज जो आप कर सकते हैं, थोड़ा अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, तो उससे आपको डेफिनेटली आप अपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके एक बार अपनी मांसपेशियों की जांच करा लें कि कहीं कोई मसल्स में टाइटनेस तो नहीं है। तो आपका एक कस्टमाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम बता देंगे, उससे आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। कुछ जगह आपने एक बार बीच में जिक्र किया था लोगों को एक्सेस नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट मिले, या फिर कई बार ये पता नहीं चलता है कि कैसे सेलेक्ट करें वो कोई सही फिजियोथेरेपिस्ट कौन है, किसको हायर करें या कहाँ जाएं। तो इसके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए, अब ये थोड़ा आपका प्रश्न जो बहुत वाजिब प्रश्न है, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी बड़े हॉस्पिटल में या किसी भी बड़े सेंटर में आप जाइए, वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट क्वालिफाइड जो हैं उनसे आप सलाह करिए। और दूसरा, जो हम लोग आजकल काफ़ी देखते हैं, क्वैक्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, जैसे हमने पहले बात की, उनके ट्रैप में मत पड़िए। उसमें आप, जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि रील्स में भी आता है, किसी ने हड्डी चटका दी, किसी ने कोई हड्डी झटका मार दिया, तो वो सब चीज़ों से प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय काफ़ी नुकसान कर देती है। तो इसलिए मेरा आपसे लोगों से गुजारिश यही है कि आप किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाइए। अगर आप जाने में दिक्कत है, आप महीने में एक बार जाइए, आप उनसे एक्सरसाइज का प्रोग्राम लीजिए। अगर अवेलेबिलिटी है तो आप ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं बाद में। उसके बाद तो आप अपना एक सिंपल, इट इज़ बेटर टू डू फ्यू थिंग्स दैन टू डू रॉन्ग थिंग्स बेसिकली। तो आप अपना थोड़ा उस हिसाब से रखेंगे तो आप एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जी, राजपल घई जी ने भी लिखा है, दिल्ली से, दिल्ली में ही रहते हैं ये, 69 ईयर्स के हैं, पर लिखा है कि मैं रूरल एरिया में रहता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, वैसे तो दिल्ली लिखा है इन्होंने। और लिखा है कि एड़ी, मेरी लेफ्ट एड़ी में मोच है और 15 दिन ये ऐसा पहले हुआ था, क्रेप बैंडेज भी बांध कर रखी, काफ़ी तो ठीक है, पर अभी भी पैर ज़्यादा देर नीचे रखने में, चलने में दर्द होता है। इसमें अभी आप गर्म पानी में थोड़ा सेक करिए दिन में 2 बार, तो इसमें अभी 2 हफ्ते आपको और लगेंगे। अभी क्रेप बैंडेज या कोई एंकल का जो ब्रेस आता है वो आप पहन के रखिए। बहुत ज़्यादा वजन डाल के मत चलिए। अगर अभी लगता है कि स्वेलिंग सारा टाइम रखती है तो ये एडवाइजेबल है कि आप कहीं आसपास जाके एक एक्सरे करा के देख लीजिए कि कहीं कोई हड्डी में प्रॉब्लम तो नहीं है। अदरवाइज़ ये 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। जी, हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स भी जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। उसके लिए मैं आपसे चलते चलते पूछूंगी कि कैसे वो फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। परिधि लिख रही हैं दिल्ली से कि लवली प्रोग्राम प्रेजेंटेशन एंड बिग थैंक यू टू डॉक्टर फॉर गाइडिंग अस। क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, आई हैव टू वर्क ऑन लैपटॉप फॉर लॉन्ग आवर्स। व्हाट इज द राइट सिटिंग पोस्चर? शुड बी यूज स्पेशल पिलोज टू मेंटेन पोस्चर और इज इट नॉट रिक्वायर्ड? मैम, पोस्चर तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज राइट और रॉन्ग। ये तो हमें हमारा जो काम करने का तरीका है उसी पे हमें डिपेंड करता है कि हम किस
पिलोज यूज़ करने से नहीं होगा, आपको कस्टमाइज फर्नीचर उस हिसाब से अपना। तो आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट कंपनीज़ ने बीच बीच में हम लोगों ने खड़े होकर भी लोग लैपटॉप पे काम करने लगे हैं। तो आपको अपना पोस्चर का, नॉर्मली हम कहते हैं कि 40 से 45 मिनट से ज़्यादा एक पोजीशन में मत रहिए। तो यू नीड टू टेक ए वॉक फॉर 2 मिनट्स, गो टू द लू, गो फॉर ए ब्रेक every 45 minutes to 1 hour, stretch your back. There are some office exercises basically, तो जो हम ऑफिस में रह के ही 2 से 3 मिनट्स के अंदर हम कर सकते हैं। वी कैन ब्रेक द पेन स्टिफनेस साइकिल एक्चुअली। एंड सेकंड, मेरा आपको एडवाइस ये ज़रूर रहेगा कि आप डायरेक्टली एयर कंडीशन के नीचे मत बैठिए। थर्ड ये रहेगा कि आप कम से कम हफ्ते में 4 से 5 दिन अपना एक एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाइए, चाहे हाफ एन आवर 45 मिनट्स का ही हो, और जब नहीं कर पाते हैं तो वॉक जरूर करिए। तो ये इनके साथ आप एक, और आजकल हम लोग ऑफिस में अर्गोनॉमिक्स जिसे हम बोलते हैं, ऑफिस की टेबल की क्या हाइट है, चेयर की क्या हाइट है, वो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके क्या बैक रेस्ट यूज़ करना है, फुट रेस्ट यूज़ करना है। मैं अपनी तरफ से आपको बेड पे बैठ के बहुत ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करने की सलाह नहीं दूंगा। तो आप एक प्रॉपर टेबल चेयर के साथ उसको करिए, तो आप एक बेटर लाइफस्टाइल के साथ काम कर सकते हैं। जी, और समय इतना है, अभी 2-3 प्रश्न हमारे पास और हमारे श्रोताओं के वेट कर रहे हैं। हमें ज़रूर उम्मीद है कि वो सुनना चाहते हैं उनके जवाब, पर मैं ये चाहूँगी वो यंगस्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में अगर बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा गाइड करिए। फिजियोथेरेपी 12th में अगर हम बायोलॉजी के साथ अगर हमने 12th पास की है तो ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम भी है इसका, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, एंड दे आर देयर ऑल ओवर इंडिया राइट नाउ। तो उसमें हम कहीं भी एडमिशन, अभी ये 4.5 साल का कोर्स था, बट बिकॉज हमारा अभी कमीशन आ गया है पिछले साल, तो अभी ये नेक्स्ट ईयर से 5 इयर्स का कोर्स हो जाएगा, जिसमें कि हमें एनाटमी, फिजियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी, फार्माकोलॉजी और कम्युनिकेशन बेस्ड रिहेबिलिटेशन और काफ़ी सब्जेक्ट्स हमें बैचलर्स लेवल पे पढ़ने पड़ते हैं। जब एक बार आप बैचलर्स लेवल कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद आपकी चॉइस है कि मास्टर्स जो कि 2 साल का है वो आप इंडिया से भी कर सकते हैं, कुछ लोग बाहर जाकर भी करते हैं, कि आपकी क्या रुचि है, क्या आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, कार्डियोपल्मोनरी, स्पोर्ट्स, उसके बाद और न्यूरोलॉजी या कोई और 2-3 नई फील्ड्स आई हैं इसके अंदर, किस तरह से आप अपने आप को अपनी इंटरेस्ट के अनुसार आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आप PhD, डॉक्टरेट भी कर सकते हैं, उसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की आप आगे बढ़ा सकते हैं उसके हिसाब से। जी, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको ऐसे मिली होगी जो आपको पहले नहीं पता होगी, जो आपके काम आ सकती है अगर आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं या आप फिजियोथेरेपी की मदद चाहते हैं। चलते चलते एक प्रश्न और मेरे सामने आ गया है। 30 साल के हैं विकास पाठक, लक्ष्मी नगर से, लिख रहे हैं कि शोल्डर डिसलोकेशन कई बार हो चुका है इनका। तो शोल्डर डिसलोकेशन अगर कई बार हो चुका है तो आप ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन ले लीजिए, और जिस एक्टिविटी में, जैसे नॉर्मली शोल्डर डिसलोकेशन ओवरहेड एक्टिविटी में होता है, तो वो आप अवॉइड करिए। अगर आपको लगता है कि आपके सर्जन से अगर आपके बात करने के बाद कि बिना सर्जरी के आप ठीक हो सकते हैं, तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से 6 से 8 हफ्ते का स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम बनाइए, तो दैट विल हेल्प। अभी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा मैडम, जस्ट बिफोर, तो बिकॉज ये हेल्दी एजिंग पे है, तो इसमें 2 जो मैं मतलब अभी मुझे बात करते करते यार, एक तो उस एज में जाने के बाद सोशली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा, जैसे मैंने कहीं एक लाइन अभी पढ़ी कि अगर उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए। तो किसी भी एज में अगर हम 60 हैं, 65 हैं, 70 हैं, तो आप कोई भी हम एक शौक अपना रख सकते हैं, चाहे वो दोस्तों से मिलने का हो, कुछ गाने का हो, कुछ और भी डिफरेंट शौक तो कोई भी हो सकता है। तो शौक जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके साथ हमें एक बेटर लाइफ, क्योंकि हेल्दी माइंड का होना हेल्दी लाइफ के लिए, फिजिकली उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और इतनी विस्तृत जानकारी, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंचाई। अब समय इतना ही है कि मैं आपको धन्यवाद दूं, अपने श्रोताओं को धन्यवाद दूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। और डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद। डॉक्टर आशु गुप्ता हमारे साथ रहे, हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।